सलाम सरकार। अब्बास को गाड़ी से निकलता देखकर शहजाद ने फ़ौरन बाअदब होकर सलाम किया, जबकि बाकी गार्ड्स और मुलाजमीन भी अचानक ही अब्बास हवेली आमद पर हड़बड़ा गए और मुअद्दब होकर खड़े हो गए। अब्बास ने एक नज़र सब पर डाली और अपना बैग और लैपटॉप गाड़ी से निकाला, जिसे आगे बढ़कर शहजाद ने थाम लिया। अब वो अपने काले कोट का बटन खोलकर अपनी सफ़ेद शर्ट की आस्तीनें कोहनियों तक मोड़ते हुए एक नज़र मुलाजमीन और गार्ड्स पर डालता कदम कदम चलता आगे बढ़ रहा था। वो ऑफिस से सीधा हवेली के लिए निकल गया था। कलालियान और अहमद की बातों के बाद वो बहुत बेचैन हो गया था। रह रहकर उसे हुरा का ख्याल सता रहा था। और शहजाद, सब ठीक रहा? कोई मसला तो नहीं होता? अपने पीछे चलते शहजाद से सरसरी सा पूछा। जी सरकार, सब ठीक है, लेकिन शहजाद कहता कहता झिझकते हुए रुक गया तो अब्बास के कदम रुक गए। अब्बास के रुकने पर शहजाद भी रुक गया। क्या हुआ? क्या कहना चाहते हो? अब्बास माथे पर बल डाले पूछ रहा था। साहब, आपने कहा था कि हर एक पर नज़र रखनी है, हवेली में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। तो शहजाद कहते हुए फिर से रुक गया। आगे बोलो शहजाद, क्या बात है? अब्बास के लहजे में सख्ती थी, जिसे महसूस करके शहजाद कांप गया। सरकार, आप जानते हैं, मेरी छोटी बहन सरदार बीबी की खिदमत करती है। वो बता रही थी कि छोटी बीबी के साथ हवेली में बहुत बुरा सलूक। शहजाद फिर बताता हुआ खामोश हो गया और सर झुका लिया, जबकि अब्बास पूरा उसकी जानिब मुतवज्जो हो चुका था। हुरा के बारे में बात कर रहे हो तुम? अब्बास ने माथे पर बल डाले पूछा। जी सरकार, शहजाद ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा। हाँ बोलो। हुरा के जिक्र पर अब्बास को तशवीश हुई थी और फिर शहजाद ने एक एक बात जो हुरा के साथ हो रहा था, जो हवेली के मालकान करते थे और जो मुलाजमीन करते थे, सब अब्बास के गोश गुजार कर दिया कि कैसे सरदार बीबी और नाहिद ने कितनी मर्तबा उस पर तशद्दुद किया और उसके साथ नौकरों से बदतरीन सलूक रखा जाता है। वो काम जो 4 मुलाजमाएं मिलकर करती थीं, अब अकेली हुरा से करवाए जाते हैं। स्टोर की तरह के कमरे में रखा गया है उसे, जहां बिस्तर तक मयस्सर नहीं है। यहाँ तक कि चोरी का इल्ज़ाम भी उस पर लगाया गया, फिर सज़ा के तौर पर उसका खाना पीना बंद कर दिया गया। बात बात पर तजलील करना। शहजाद ने सब बता दिया और जैसे जैसे वो बताता जा रहा था, अब्बास का चेहरा गुस्से के बाइस सुर्ख होता जा रहा था। गर्दन की रगें तन गईं। वो जबड़े सख्ती से भींचे खड़ा सारी बातें सुन रहा था। शहजाद ने अपनी बात मुकम्मल करके सर उठाकर अब्बास को देखा और अब्बास के चेहरे पर सख्ती देखकर कांप कर चंद कदम पीछे हुआ। बाबा सरकार को मालूम है ये सब? अब्बास ने मुठियां सख्ती से भींचते हुए पूछा। जी सरकार। और शहजाद ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा। और क्या? अपने गुस्से को जब्त किए अब्बास ने पूछा। सरकार, सुबह सवेरे छोटी बीबी को हकीमा के कमरे से निकलते देखा है मैंने। शायद वो बीमार हैं। शहजाद ने आज सुबह का वाक़या भी बताना मुनासिब समझा, जब उसने हुरा को सर थाम कर लड़खड़ाते कदमों से चलते हकीमा के कमरे से निकलकर हवेली के अंदर जाते देखा। अब्बास ने महज हंकारा भरा और तेज़ तेज़ कदम उठाता हवेली की जानिब बढ़ गया, जबकि शहजाद जानता था कि अब्बास कितने गुस्से में गया है। जुल्म करते वक्त तो ये बड़े ख़ानदान के लोग खुदा बन जाते हैं। किसी गरीब को तो अपने सामने कुछ समझते ही नहीं हैं, अपने अंजाम से नहीं डरते। अब छोटे सरकार सबक सिखाएंगे सबको। एक तरह से तो वो भी डर रहा था ये बातें बताते हुए, जाने सरदार के लिए वो लड़की कोई हैसियत रखती भी है या नहीं। मगर अब्बास का गुस्सा देखकर उसे अंदाज़ा हो गया था कि उसने अब्बास को बताकर ठीक किया। अब्बास को ये सब जानने का पूरा हक है कि उसके पीछे यहाँ हो क्या रहा है। वो अपने अतराफ में देखता हुआ हवेली में दाखिल हुआ। यकीनन उसकी आंखें हुरा की तलाश में थीं। लाउंज की जानिब बढ़ा तो उसे महसूस हुआ जैसे हवेली के तमाम मकीन लाउंज में मौजूद हैं। अब्बास जब लाउंज में दाखिल हुआ तो उसके कानों में सरदार बीबी की करख्ता आवाज़ पड़ी। यकीनन वो किसी को डांट रही थी। और झटका अब्बास को तब लगा जब सरदार बीबी ने हुरा को सख्त सुस्त सुनाते हुए धुतकारा, इससे पहले कि हुरा बुरी तरह ज़मीन पर गिरती। अब्बास ने आगे बढ़कर उसे थाम लिया, कांधों से थाम कर उसे अपने सहारे खड़ा किया और उसे अपनी सुर्ख आंखों से देखने लगा। वो काली चादर को अच्छी तरह ओढ़े हुए थी, जबकि रंगत जर्द, चेहरे पर नील के निशान, आंखों से निकलते आंसू उसके सारे गमों की गवाही दे रहे थे। एक पल को अब्बास ने हुरा की हालत देखकर कुर्ब से आंखें मींच ली। लाउंज में उस वक्त सरदार शेर दिल, सरदार बीबी नाइमा और नूरे समेत
चंद और मुलाजमीन भी मौजूद थे। अब्बास को देखकर लाउंज में बिल्कुल सन्नाटा छा गया, जबकि हुरा भी चौंक कर अब्बास को देख रही थी। अब्बास मेरे बेटे, तो तुम? सरदार बीबी अपनी नशीद से खड़ी होती हुई अब्बास की जानिब बढ़ी, जब अब्बास ने हाथ के इशारे से उन्हें वहीं रोक दिया। जबकि हुरा ने अब्बास के तेवर देखकर पीछे होना चाहा, मगर अब्बास ने उसे अपने बाजू के घेरे में लेकर अपने साथ लगा लिया। सरदार बीबी और सरदार शेरदिल अब्बास के सुर्ख चेहरे और बिगड़े तेवर देखकर ठिठक गए थे। ये क्या हाल बनाया हुआ है आपने हुरा? आपने अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा। अब्बास ने सबको नज़रअंदाज करके हुरा के आंसू अपने आंतों के पूरों से साफ करते हुए निहायत नरमी और फिक्रमंदी से पूछा, जबकि हुरा ने जवाबन उसके सीने पर सर रख दिया और बेआवाज़ रोने लगी। अब्बास को अचानक देखकर, मजीद उसका नर्म अंदाज देखकर हमेशा की तरह हुरा बिखर सी गई, जबकि हवेली के मालकान और मुलाजमीन ये मंजर देखकर दंग रह गए। अब्बास का नर्म लम्स और अंदाज, वो भी हुरा के लिए, देखकर नूरे की आंखों में आंसू आ गए। आपको इस तरह देखकर कितनी अजियत पहुंची है मुझे, और जानती हैं इस तरह रोकर मुझे मजीद तकलीफ दे रही हैं आप। हुरा की कमर के गिर्द बाजू हाइल करते हुए अब्बास नर्म मगर इतनी बुलंद आवाज़ में कह रहा था कि वहाँ मौजूद हर शख्स बआसानी सुन रहा था। आप एक बार मुझे बता देती हुरा कि ये सब हो रहा है आपके साथ, मगर नहीं, मुझे खुद समझना चाहिए था कि जो लोग इंसानों की इंसानियत के मायार से गिरी हुई रस्मों को ज़िंदा रख सकते हैं, वो किसी बेकसूर के साथ गैर इंसानी सलूक भी तो रवा रख सकते हैं ना। हुरा के चेहरे पर नील देखकर वो बेहद शफ़ाक अंदाज में सरदार शेरदिल की जानिब देखते हुए जता कर कह रहा था, अब्बास। सरदार शेरदिल ने उसकी बात पर कुछ कहना चाहा था, जब अब्बास ने उनकी जानिब रुख किया। मैं पूछ सकता हूँ ये कैसा सलूक हो रहा है मेरी बीवी के साथ यहाँ? अब्बास ने बेहद सर्द अंदाज में पूछा। वहाँ मौजूद जीरू निहायत तवज्जो और हैरानगी से सब देख और सुन रहे थे। अब्बास, तुम्हें इस लड़की के साथ हमदर्दी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जानते हो ना, ये तुम्हारे बहन के कातिल के ख़ानदान से है। मज़ीद सरदार बीबी से बर्दाश्त नहीं हुआ था, तभी बुलंद आवाज़ में धाड़ी, उनके बेटे ने उनसे तो उनका हाल भी नहीं पूछा था। उस वन्नी के साथ हमदर्दी देखकर तो जैसे उनके लिए बर्दाश्त करना नामुमकिनात में से था। अब कानून की किस किताब में लिखा है कि कत्ल अगर एक शख्स ने किया है तो सारे ख़ानदान को सज़ा दो? अब्बास ने सरदार बीबी को देखते हुए स्पाट अंदाज में कहा, तो सरदार बीबी पहली मर्तबा अपने बेटे को इस तरह बात करता देखकर जैसे सख्ते में आ गईं। मत भूलो अब्बास, ये लड़की खून बहा में आई है। इस मर्तबा सरदार शेरदिल ने दबी दबी आवाज़ में बेटे को मुखातिब किया। मुझे महज इतना पता है कि ये लड़की मेरे निकाह में आई है और मेरी बीवी है। अब्बास ने अब बाप को देखते हुए निहायत सर्द अंदाज में कहा, खून बहा में आई हुई लड़की सिर्फ वन्नी होती है, बीवी की हैसियत उसे नहीं दी जाती। सरदार बीबी ने अब्बास को देखते हुए लफ्ज़ चबा चबा कर अदा करते हुए कहा, जिससे निकाह किया जाए उसको बीवी की हैसियत भी दी जाती है और उसके हर तरह से हकूक़ भी पूरे किए जाते हैं माँ जी। अब्बास ने उन्हीं के अंदाज में उन्हें जवाब दिया, हम नहीं मानते इस लड़की को तुम्हारी बीवी। सरदार बीबी गुस्से में धाड़ी, अम्मा जान, किसी के मानने या ना मानने से कुछ नहीं होगा। सारे गांव के सामने खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए अहकामात के मुताबिक गवाहान की मौजूदगी में निकाह हुआ है। हर कोई जानता है कि हुरा मेरे निकाह में है, फिर ये निकाह चाहे किसी भी रस्म के तहत हुआ हो। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि अब हुरा मेरी बीवी हैं। अब्बास ने आवाज़ को इतना रखा था कि हर कोई सुन रहा था। हुरा के लिए अब्बास को ढाल बना देखकर नूरे समेत हर कोई सांस रोके खड़ा था। ये दुश्मनों की बेटी है अब्बास, सरदार बीबी बुलंद आवाज़ में बोली, मगर बेकसूर है माँ जी। अब्बास ने लहजे में दुख लिए कहा, मैं जान से मार दूंगी इस लड़की को, जादू करा दिया है इसने मेरे बेटे पर। सरदार बीबी तैश के आलम में गुर्राती हुई हुरा की जानिब बढ़ी, जबकि अब्बास के अल्फाज ने उनके कदम वहीं रोक दिए। ज़रा सी भी तकलीफ़ हुई अगर हुरा को माँ जी, तो याद रखिएगा आपका बेटा पहले मर जाएगा। अब्बास ने अपने कोट के अंदर से पिस्टल निकालकर अपने माथे पर रख ली, जबकि हुरा ये मंजर देखकर खौफ के मारे कांपने लगी। अब्बास, सरदार बीवी ने अब्बास के माथे पर पिस्टल देखकर बेयकीनी से उसे पुकारा, ये लें, पहले अपने बेटे को मारें, फिर किसी को मारिएगा। अब्बास ने पिस्टल सरदार बीबी के सामने करते हुए फिर से कहा,
तो सरदार शेरदिल ने आगे बढ़कर अब्बास के हाथों से पिस्टल ले ली। क्या हो गया है अब्बास? सिर्फ एक तुम कुल कायनात हो हमारी, इस तरह करके क्यों जान निकाल रहे हो हमारी? सरदार शेरदिल तड़प कर आंखों में आई नमी साफ करते हुए बोले, आप नहीं जानते बाबा जान, मुझे माँ जी का ये रूप देखकर कितना दुख हुआ है। आप जानते हैं सारी उम्र अब मैं हुरा से आंखें नहीं मिला पाऊंगा कि मेरी बीवी होकर उसे इतने दर्दनाक शब रोज गुजारने पड़े हैं। शर्म का मकाम है मेरे लिए बाबा जान कि हवेली के मुलाजमीन सरदार की बीवी से बेहतर जिंदगी गुजार रहे हैं। अब्बास के लहजे और अंदाज में दर्द बोल रहा था। यकीनन उसका मान और भरोसा टूटा था जो उसने अपने माँ बाप पे किया था। शहजाद की जुबानी हुरा पर हुए जुल्म की दास्तान सुनकर मजीद हुरा की हालत देखकर उसका दिल तड़प रहा था कि किस हाल में रही होगी। सरदार शेरदिल ने बेटे के अल्फाज सुनकर नदामत से सर झुका लिया, जबकि अब्बास ने फिर अपना रुख हुरा की जानिब किया और उसके दोनों हाथ नरमी से अपने हाथों में ले लिए। मुझे माफ़ कर दें हुरा, आपके साथ जो भी होता रहा है हवेली में मेरी गैर मौजूदगी में, मैं किसी को कसूरवार नहीं कहता इसके लिए, क्योंकि ये सिर्फ मेरी लापरवाही की वजह से हुआ है। मुझे अंधा एतमाद नहीं करना चाहिए था किसी पर भी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। अब्बास अब हुरा के सामने हाथ जोड़े खड़ा हर किसी की मौजूदगी को फरामोश किए माफ़ी मांग रहा था, जबकि सरदार शेरदिल और सरदार बीबी हैरत से अपने बेटे को देख रहे थे। तमाम मुलाजमीन सख्ते की कैफियत में ये सारा मंजर देख रहे थे। यहाँ आज तक किसी खानदानी बीवी को इतनी इज्जत नहीं दी गई थी और उनके छोटे सरदार खून बहा में आई हुई लड़की से हाथ जोड़कर सबके सामने नाकर्दा गुनाहों की माफ़ी मांग रहे थे। सरकार, हुरा ने अब्बास के जुड़े हाथों को अपने नर्म हाथों में लेते हुए नफ़ी में सर हिलाया। नहीं हुरा, सबके सामने आपकी तजलील की गई है और ये सिर्फ मेरी लापरवाही की वजह से हुआ है, इसलिए सबके सामने मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। अब्बास के लहजे में शर्मिंदगी थी, जबकि हुरा की आंखों में आंसू आने लगे। शायद ही उसने ऐसा मर्द देखा हो जिसे हकीकतन मर्द होना जच रहा था। अब्बास, तुम मर्द हो, सबके सामने इस लड़की से माफ़ी क्यों मांग रहे हो? इस मर्तबा सरदार शेरदिल से बर्दाश्त नहीं हुआ तो चीखते हुए बोले, तुम मर्द हो, तुम मर्द हो। यही कह कह कर तो हमारे मुआशरे ने मर्द को मर्द से दरिंदा बना दिया है। तुम मर्द हो, तुम्हें अपना सर बुलंद रखना है। तुम मर्द हो, तुम्हें झुकना नहीं है। तुम मर्द हो, तुम्हें औरत को जूती समझना है। तुम मर्द हो, तुम्हें हर गुनाह माफ़ी के बगैर ही मुआफ़ है। आई एम सॉरी बाबा जान, मगर मैं ऐसा ही हूँ, चाहे आप मुझे समझें या ना समझें। मर्द वो नहीं जिसे ऊंची आवाज़ या हाथ का इस्तेमाल करके बताना पड़े कि मैं मर्द हूँ, बल्कि मेरी नज़र में दर हकीकत मर्द वो है जिसे देखकर औरत को तहफ़्फ़ुज़ महसूस हो, जिसका साथ पाकर औरत सरशार हो जाए और अगर गलती पर हो तो ना के अना की खातिर खामोश हो जाए, बल्कि अपनी गलती को तस्लीम करे। सरदार शेरदिल की बात सुनकर तो जैसे अब्बास अपना ज़ब्त ही खो बैठा, मगर अंदाज मजबूत रखते हुए इतनी आवाज़ में बोल रहा था कि लाउंज में मौजूद सब लोग बआसानी सुन रहे थे। नाहीद। अब अब्बास ने अपने पीछे कुछ फासले पर खड़ी नाहीद को बगैर देखे पुकारा तो वो डर कर 2 कदम आगे आई। जी हुक्म सरकार। डरते हुए बमुश्किल वो बोल पाई, उस दिन क्या कहा था मैंने तुम्हें? अब्बास ने हुरा के कपकपाते हाथ को अपने हाथों में मुकीद करते हुए नाहीद से पूछा। आपने कहा था कि बीबी जी से ऊंची आवाज़ में बात नहीं करनी। कसम ले लें सरकार, जो मैंने बीबी जी से ऊंची आवाज़ में बात भी की हो, पूछ लें आप उनसे। नाहीद अब्बास की पुश्त को तकती कांपती हुई कह रही थी और आखिर में उसने हुरा की जानिब उंगली से इशारा किया, जबकि हुरा ने सहम कर अब्बास के चेहरे को देखा, जिसके चेहरे पर चट्टानों जैसी सख्ती थी। वो कंगन हुरा की चादर में रखने को किसने कहा था तुमसे? नाहीद की बात नज़रअंदाज करके अब्बास ने पूछा तो चंद पल के लिए लाउंज में सन्नाटा छा गया। बोलो। खामोशी में इर्तियाश अब्बास की धाड़ती आवाज़ ने पैदा किया, जबकि हवेली के दरो दीवार उसकी धाड़ पर कांप गए। सरकार, वो नाहीद निगाहें सरदार बीबी की जानिब करते हुए कांपती हुई आवाज़ में बोली तो अब्बास ने हाथ के इशारे से उसे कुछ भी बोलने से रोक और खामोश खड़ी सरदार बीबी को देखा। मुझे इस तरह की तरबियत माँ ने दी है, फिर मेरी माँ ऐसा सलूक किसी की बेटी के साथ कैसे कर सकती है? अब्बास धीमी आवाज़ में बोला था कि चंद लोग ही सुन सके थे, जबकि हुरा ने अब्बास को चौंक कर देखा।
بلا شبہ وہ اتنا بے خبر نہیں ہے جتنا میں سمجھتی تھی۔ ہرا عباس کو دیکھتی دل میں سوچ رہی تھی، جو ہوا ہے نا ماں، ساری زندگی مجھے اس کا افسوس رہے گا، لیکن اب میں کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ سردار بی بی کو دیکھتے ہوئے عباس دھیمی آواز میں بولا، یہاں موجود ہر شخص سن لے، ہرا میری بیوی ہے اور ہرا کی حیثیت یہاں ویسی ہی ہے جیسی میری بیوی کی ہونی چاہیے۔ اگر کسی نے ہرا سے ذرا سی اونچی آواز میں بات کی یا اپنے الفاظ سے بھی تکلیف دی تو اس کے ساتھ میں وہ کروں گا جو ہر گستاخی کرنے والے کے ساتھ ہوتا ہے۔ عباس نے تمام ملازمین اور حویلی کے تمام افراد کی جانب ایک نگاہ ڈالتے ہوئے حکمیہ انداز میں کہا اور پھر ناہید کی جانب مڑا، مجھے معاف کر دیں سرکار، میں حکم کی غلام ہوں سرکار، جیسا سردار کہتے ہیں میں ویسا ہی کرتی ہوں، میری کوئی غلطی نہیں۔ عباس کو اپنی جانب مڑتا دیکھ کر ناہید اس کے قدموں میں بیٹھ گئی اور ہاتھ جوڑے کہنے لگی، جبکہ عباس اس کی بات سمجھ رہا تھا کہ اس نے جو بھی ہرا کے ساتھ کیا وہ سردار بی بی نے اسے کرنے کو کہا تھا۔ تم آج سے ہرا کے ساتھ ہر وقت رہو گی، ہرا کو اگر کانٹا بھی چبھا تو اس کا جواب تم دو گی مجھے۔ عباس نے ناہید کو ہاتھ سے اٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے حکم دیا تو سردار بی بی نے ماتھے پر بل ڈال کر ناہید کو دیکھا۔ ناہید نے فوراً سردار بی بی کو دیکھا۔ ناہید حویلی کی پرانی ملازمہ تھی اور وہ ہمیشہ سے سردار بی بی کی خدمت میں رہی تھی، ان سے وفادار ہو کر، اور اب عباس کا حکم سن کر وہ چونک گئی۔ جو حکم سرکار آپ کا، میں بی بی جی کی ہی خدمت کروں گی اور اب آپ کو اور بی بی کو کوئی شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ سردار بی بی سے نظریں چرا کر ناہید بولی تھی، جبکہ اب عباس سب کو نظر انداز کرتا ہرا کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس ساری صورتحال میں ہرا پہلی بار عباس سے دھیمی آواز میں مخاطب ہوئی تو عباس اس کی بات سمجھتے ہوئے سر ہلا گیا۔ میں جانتا ہوں آپ ڈر رہی ہیں اس سے، مگر ہرا اس کے علاوہ کسی پر یقین نہیں کر سکتا میں، یقین کریں مجھ پر، وہ اب آپ کو کبھی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ عباس نے کچھ سوچتے ہوئے ہرا کو مطمئن کرنا چاہا، جبکہ ہرا کو تو عباس مرنے کا بھی کہہ دیتا تو آج ہرا آنکھیں موند کر اس کے حکم کی تعمیل کو چل پڑتی۔ جو عزت آج اس نے حویلی میں اسے دی تھی، اس کے بعد ہرا اپنے مہربان کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی۔ مجھے معاف کر دیں بی بی جی، آئندہ کوئی گستاخی نہیں ہوگی، اگر آپ جان بھی مانگیں گی تو میں حاضر ہوں گی، بس ایک موقع دے دیں۔ ہرا کی بات ناہید نے سن لی تھی، تبھی ہاتھ جوڑے سر جھکائے التجا کرنے لگی تو ہرا نے عباس کو دیکھتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا تو ناہید نے تشکر بھری نگاہوں سے ہرا کو دیکھا۔ عباس اور ہرا کے لاؤنج سے چلے جانے کے بعد ناہید بھی ان کے پیچھے سر جھکائے چل پڑی، جبکہ ان کے جانے کے بعد جیسے لاؤنج میں موجود ہر ایک پر سکتہ ٹوٹا۔ سردار بی بی سر ہاتھوں میں تھام کر بیٹھ گئیں، جبکہ سردار شیردل بھی ان کے ساتھ بیٹھ گئے۔ نائمہ بھی روتے ہوئے وہیں بیٹھ گئیں، جبکہ نورے کی نگاہیں اسی جگہ پر تھیں جہاں ابھی عباس اور ہرا کھڑے تھے۔ میں نے منع کیا تھا نا تمہیں کہ اس لڑکی کو عباس سے دور رکھنا، مگر تم، سردار شیردل سردار بی بی کو دیکھتے ہوئے غرائے مگر وہ خاموش رہیں۔ تمہیں یہ بھی کہا تھا کہ اس لڑکی پر ظلم نہیں کرنا، مگر تم باز نہیں آئی، اب بھگتو پھر۔ سردار بی بی پر دھاڑتے وہ تیز تیز قدم اٹھاتے لاؤنج سے نکل گئے۔ میرا بیٹا، میرے بیٹے پر جادو کر دیا ہے اس نے، نائمہ کو دیکھ کر سردار بی بی لہجے میں ہرا کے لیے نفرت لیے بولی، جبکہ نائمہ انہیں نظر انداز کرتی اٹھی اور نورے کا بازو تھام کر لاؤنج سے ہی نکل گئیں۔ عباس ہرا کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اپنے کمرے تک پہنچ چکا تھا اور دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوا۔ چھوٹے سرکار، چائے لے آؤں آپ دونوں کے لیے؟ ناہید نے دروازے پر کھڑے ہو کر مؤدب انداز میں پوچھا۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ ہرا کو بیڈ پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے عباس گویا ہوا۔ اور بی بی جی آپ؟ ناہید نے اب ہرا کو مخاطب کیا تو اس نے پہلے عباس کو دیکھا جو اب جیب سے موبائل نکال کر اس پر نگاہیں جمائے کھڑا تھا، پھر ناہید کو دیکھا جو سر جھکائے باادب انداز میں کھڑی اس سے مخاطب تھی اور اس کے جواب کی منتظر تھی۔ کچھ نہیں۔ ہرا نے اپنے لبوں کے ساتھ سر کو بھی جنبش دی۔ ٹھیک ہے، ایسا کرو کچھ کپڑے لے آؤ ہرا کے لیے۔ ہرا کے جواب دینے پر عباس نے موبائل پر نگاہیں جمائے ناہید کو حکم دیا، جی سرکار۔ ناہید سر کو خم دے کر کہتی ہوئی دروازہ بند کرتی واپس مڑ گئی۔ عباس بھی دروازے کی جانب بڑھا اور لاک کر کے موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھتا اب اپنا کوٹ اتار رہا تھا۔
कोट बेड पर रखता वो बेड पर बैठी हुरा की जानिब बढ़ा। बेड पर हुरा के बराबर बैठने की बजाय फर्श पर बैठकर हुरा के दोनों हाथों को अपने हाथों में थाम लिया। आप प्लीज़ नीचे ना बैठें। अब्बास को अपने कदमों में बैठा देखकर हुरा डरते हुए बोली, क्यों? हुरा के चेहरे को दिलचस्पी से देखते हुए अब्बास ने सरसरी अंदाज में पूछा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अब्बास की निगाहों से घबराकर वो निगाहें झुकाकर बोली, क्या अच्छा नहीं लग रहा? वो हमेशा उससे ऐसे ही सवाल करता था, जैसे बात को तूल देना चाहता हो, जैसे जानबूझकर वो हुरा को बोलने के लिए उकसाता हो। मैं ऊपर बैठी हूँ और आप नीचे। अब्बास की गहरी निगाहों को खुद पर महसूस करती वो जल्दी से बोली, कोई बात नहीं। अब्बास ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा और हुरा के दोनों हाथों को अपने हाथों में ले लिया। आपने मुझे माफ़ कर दिया ना? हुरा के चेहरे पर बिखरते रंगों को देखता वो धीमी आवाज़ में पूछने लगा, आप प्लीज़ बार बार माफ़ी मत मांगे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। वो कपकपाती आवाज़ में बोल रही थी। उसे अब्बास का अंदाज़ हमेशा की तरह सरशार कर रहा था। लेकिन मुझे तो आपसे बहुत शर्मिंदगी हो रही है। कैसा शोहर हूँ मैं? मेरी लापरवाही की वजह से आपको इतना कुछ सहना पड़ा। इस बार वो लहजे में नदामत लिए बोला था, प्लीज़ आप शर्मिंदा ना हो, लेकिन मैं तो सारी ज़िंदगी आपके एहसानमंद रहूंगी। आपने तो रिवाज ही बदल दिए। कोई वन्नी को इतनी इज्जत देता है? हुरा कहते हुए रोने लगी, जबकि अब्बास ने एक गहरा सांस लिया। आप ऐसे क्यों कह रही हैं? ये वन्नी जो है ये बंदों की बनाई हुई रस्म है, जबकि मेरे खुदा ने आपको मेरी बीवी बनाया है। अब आप बताएं, मैं बंदों की मानूं या अपने खुदा की? हुरा के आंसू अपने हाथ के अंगूठे से पूछता वो आखिर में उसी से सवाल कर रहा था, बताएं किसकी माननी चाहिए, खुदा की या बंदों की? हुरा को हनूज आंसू बहाते देखकर वो दोबारा नरमी से उसके रुखसार सहलाता पूछने लगा, खुदा की। हुरा ने रुंधी हुई आवाज़ में निगाहें झुकाए जवाब दिया, जी हाँ, खुदा की। और ये खून बहा, ये वन्नी, ये सब इंसानों की बनाई हुई रसूम है जिनका इस्लाम में कोई तसव्वुर नहीं। हकीकत ये है कि आपका मुझसे निकाह हुआ था और निकाह के बाद आपकी इज्जत मेरी इज्जत, आपका दर्द मेरा दर्द, आपकी परेशानी मेरी परेशानी। आपका हक अदा करना मुझ पर फ़र्ज़ है हुरा। जब आपने मेरा हक अदा किया है, कोई मज़ाहमत नहीं की। जब आप अपनी तरफ से हक अदा कर रही हैं निकाह का, तो फिर मैं कैसे आपके हकूक़ से मुंह फेर लूं? अब आप खुद सोचें, अगर मैं पस्त सोच रखता और आपसे जानवरों से बदतर सलूक करता तो क्या ये मर्दानगी थी? वो बोलता हुआ आखिर में सवाल कर रहा था, जबकि हुरा उसकी बातों के सहर में जकड़ी उसकी बात पर नफ़ी में सर हिलाने लगी तो अब्बास फिर गोया हुआ, नहीं, बिल्कुल नहीं। अब्बास अपने मखसूस धीमे और नर्म अंदाज में बोल रहा था। हुरा उसकी आंखों में देखती बहुत गौर से उसकी बातें सुन रही थी। किसी और से पहले हुरा, आपको खुद समझना होगा कि आपका मुझसे रिश्ता क्या है। सबसे पहले आपको खुद को, अपना रुतबा, अपना मकाम पहचानना होगा। अपनी हैसियत मेरी ज़िंदगी में पहचाननी होगी। जब आप खुद ही खुद को डिग्रेड कर रही हैं, खुद को वन्नी खून बहा में आई हुई समझती रहेंगी, तो किसी और से क्या अच्छे की उम्मीद की जा सकती है? अब्बास उसके दोनों हाथों को अपने हाथों से नरमी से सहलाते हुए धीमी आवाज़ में बोल रहा था, जबकि हुरा बहुत तवज्जो से उसकी बातें सुन रही थी। तकदीर पर यकीन रखती हैं? फिर रुककर उसने हुरा से सवाल किया। हुरा ने किसी ट्रांस की तरह इस बात में सर हिलाया। बस ये सोचें कि हमें तकदीर ने इसी तरह मिलाना था, इसी तरह निकाह होना था हमारा, इसी तरह हमारी शादीशुदा ज़िंदगी का आगाज़ होना था। बोलते हुए वो रुक कर हुरा के चेहरे को देखने लगा। समझ रही हैं ना मेरी बातें? हुरा के चेहरे को हाथों में भरे उसने सवाल किया तो हुरा ने समझते हुए सर हिलाया। मगर, हुरा कहते कहते रुक गई। क्या मगर? अब्बास ने उसके झिझकते हुए रुक जाने पर पूछा। मैं आपके के काबिल नहीं हूँ, मेरा ख़ानदान आपके जितना आला नहीं। भीगी आवाज़ में सर झुकाकर वो बोली। तो अब्बास ने सर्द आह भरी। मतलब इतना समझाने के बावजूद हुरा साहिबा की सुई वहीं तक अटकी हुई थी अभी। हुरा मेरी जान, ये सोच बिल्कुल पस्त है। आप हर लिहाज से परफेक्ट हैं। आप जैसी बाहया बाकिरदार बीवी बख्ती से मिलती है। औरत की खूबसूरती उसकी हया है और पाकीज़ा किरदार, और आप में ये दोनों चीज़ें हैं। ऐसी मासूम बीवी आज के दौर में मिल गई तो फिर मुझे और क्या चाहिए? अब्बास बोलते हुए उसकी आंखों में आई नमी साफ कर रहा था। समझ आई मेरी बात? अब्बास ने भवें उचका कर पूछा तो हुरा ने सर हिला दिया। अब तो खुद को डिग्रेड नहीं करेंगी ना आप? अब्बास ने फिर से सवाल किया तो हुरा ने नफ़ी में सर हिलाया। शुक्र है कि मेरी बीवी को मेरी बात तो समझ आई।
अब्बास को पहले ही दिन अंदाज़ा हो गया था कि हुरा मासूम और सादा सी लड़की है, तभी बहुत आसान और सादा अल्फाज में उसने उसे नरमी से समझाया। हुरा का चेहरा देखकर अब अंदाज़ा हो रहा था कि वो उसकी बातें समझ रही है। आप कितने अच्छे हैं, ऐसे मर्द जिन पर मजाजी खुदा होना जच रहा है, जिनको औरत का सर का ताज होना जच रहा है, जो हर औरत की इज्जत करते हैं, जो मेरे बाकिरदार होने की गवाही दे रहे हैं, जिन्हें मेरी सादगी ही खूबसूरती लगती है, जो सबके खिलाफ होने पर भी मेरा साथ दे रहे हैं और मेरे दुखों को समेट रहे हैं। आपके साथ ने मुझे इज्जत और तहफ़्फ़ुज़ दिया है। मैं मरते दम तक आपकी वफ़ादार रहूँगी। हुरा अब्बास की खूबसूरत आंखों में देखती बेखुदी के आलम में बोलती चली जा रही थी, जबकि अब्बास के लबों पर ज़िंदगी से भरपूर मुस्कुराहट सजी हुई थी। जब इतना खूबसूरत बोल लेती हैं तो फिर इतना खामोश क्यों रहती हैं? हुरा को अपनी जानिब पहली मर्तबा बेखुदी के आलम में तकते देखकर अब्बास की मुस्कुराहट गहरी हुई थी, जबकि हुरा ने बेख्तियार अपना सर झुका लिया। आप बोलती ही कम है या मेरे साथ कोई नाराज़गी है? हुरा की खिफत मटाने की गर्ज से अब्बास ने मुस्कुराते हुए बात का रुख बदला। जी। हुरा ने नासमझी से उसे देखा। जो दिल में आया करे बोल दिया करें, दिल में कुछ मत रखा करें, अब्बास मजीद बोला था, जबकि हुरा ने महज सर हिलाया। चलें बोलें। फर्श से उठकर हुरा के बराबर बैठते हुए वो गोया हुआ। रात के खाने के वक्त वो दोनों एक साथ डाइनिंग हॉल में दाखिल हुए। सरदार शेरदिल और सरदार बीबी की मौजूदगी में हुरा सहम कर वहीं दरवाजे पर रुक गई। जब अब्बास ने उसकी सहमी हुई आंखों में देखा और हुरा का हाथ मजबूती से अपने हाथ में लेकर अपने साथ का एहसास दिलाया, हुरा ने अब्बास के मुस्कुराते चेहरे की जानिब देखा, जहां उसे अब्बास का नर्म लम्स एतमाद बख्श रहा था। हुरा अब्बास के साथ कदम कदम चलती कुर्सियों की जानिब बढ़ रही थी। अब्बास ने अपने साथ वाली कुर्सी पर पहले हुरा को बिठाया, फिर खुद भी अपनी कुर्सी पर विराजमान हो गया, जबकि सरदार बीबी खूनख्वार निगाहों से हुरा को देख रही थी। सरदार शेरदिल ने उन्हें नज़रअंदाज किया हुआ था। नाइमा बीबी और नूरे बीबी को भी बुलवा लो। सरदार शेरदिल ने नाहिद को देखते हुए कहा। सरकार पैगाम भिजवाया था मगर उन्होंने मना कर दिया, खाना उनके कमरे में भेज दिया है। नाहिद ने सर झुकाए कहा तो अब्बास ने लब भींच लिए, जबकि सरदार शेरदिल ने अब्बास की जानिब मुतलाशी निगाहों से देखा, जैसे अब्बास के तासुरात जांचना चाह रहे हों। मगर अब्बास अब मसरूफ़ सा हुरा की प्लेट में खाना निकाल रहा था। बाबा सरकार, मैं चाहता हूँ एक छोटी सी तकरीब हो जाए ताकि हुरा को मैं अपनी बीवी के तौर पर सबसे मुतारिफ़ करवा दूँ। जिसको नहीं भी मालूम उसे भी मालूम हो जाए कि हुरा की मेरी ज़िंदगी में क्या हैसियत है। खाना खाने के दौरान अब्बास ने सरदार शेरदिल को मुखातिब किया, जबकि उसकी बात सुनकर सरदार बीबी और सरदार शेरदिल चौंक गए। बहुत हो गया अब्बास, अब क्या हम इस 2 कौड़ी की लड़की को अपने सरों पर बिठा दें? लोग क्या कहेंगे कि इस खून बहा में आई वन्नी को सरदारों ने बहू मान लिया। सरदार बीबी अब्बास की बात सुनकर सीख पा हुई थी और लहजे में नफरत लिए फुंकारी। आपको मालूम है माँ जी, लोग पीठ पीछे क्या कहते हैं, मुझसे बेहतर जानती होंगी आप तो। लोग कहते हैं सरदार इतने जालिम है कि बेकसूर लड़की को जुल्म करने की खातिर ले गए हैं। हाँ, अगर हम हुरा को उसका हक दें और उसका मकाम दें तो यही लोग कहेंगे कि सरदार कितने इंसाफ पसंद है, सज़ा कातिल को दे रहे हैं ना कि बेकसूर लड़की को। अब्बास बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए अपने माँ बाप को उन्हीं के अंदाज में समझा रहा था, जबकि उसकी बात सुनकर सरदार शेरदिल ने इस बात में सर हिलाया। अब्बास बिल्कुल ठीक कह रहा है सरदार बीबी। सरदार बीबी की जानिब सख्त निगाहों से देखते हुए उन्हें मजीद कुछ ना कहने पर तंबीह कर रहे थे। ठीक है, मैं सारे इंतज़ाम करवा देता हूँ। सरदार बीबी के मजीद कुछ बोलने से पहले ही सरदार शेरदिल फिर से अब्बास से हम कलाम हुए। जी बाबा सरकार। अब्बास ने हल्का सा मुस्कुराकर हुरा को देखते हुए कहा, जो सर झुकाए बैठी बज़ाहिर ला ताल्लुक़ बनी हुई थी, मगर सबकी गुफ्तगू बहुत गौर से सुन रही थी।